हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। सही है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो लाइट सोर्स है, अगर वो दो या दो से अधिक लाइट सोर्स एक साथ काम कर रहे हैं तो उनसे निकलने वाली लाइट जब किसी स्क्रीन पर जाएगी तो जो स्पॉट बनेगा वो उनके जो एम्पलीट्यूड्स हैं उनके सम के बराबर होगा। अगर क्रस्ट के नीचे क्रस्ट आया तो वहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और अगर क्रस्ट के नीचे ट्रफ आ गया वहाँ डार्क फ्रिंज बनेगी। अच्छा, तो ऐसा नॉर्मल कंडीशन में तो होता नहीं है। जैसे कि आपने बोला, अगर आप देखें कि आपने एक कमरे में सॉरी आपका एक रूम है, ठीक है, ये एक रूम है आपका, और इस रूम में एक मिनट, तो ये जो रूम है इसमें आपने एक लाइट बल्ब जला दिया, ठीक है, आपने एक लाइट बल्ब यहाँ जला दिया तो इस कमरे में रोशनी हो गई। अब आपने देखिए, जब ये लाइट बल्ब आपने जलाया तो कमरे में रोशनी हो जाती है। किस तरह से होगी? देखिए, इस लाइट बल्ब के जलाने पे हमने कहा भाई ये रोशनी जो है पूरे कमरे में फैल गई है, ये रोशनी पूरे कमरे में फैल गई है, ठीक है, इस तरह से। अब आपने यहाँ दूसरा बल्ब जला दिया, एक और बल्ब हमने यहाँ लगा रखा है, इसको भी आपने जला दिया, ठीक है। तो आप देखोगे कि कमरे में जो रोशनी है वो पूरे में बढ़ गई है, और इस तरह से आप जितने ज़्यादा बल्ब जलाओगे तो रोशनी बढ़ जाती है। यहाँ पर आपको कहीं पे भी ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा कि कहीं डार्क फ्रिंज बन रही है, कहीं ब्राइट फ्रिंज बन रही है, या ऐसा नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। या हम मान लें, जैसा कि यंग्स ने बोला, या यंग के एक्सपेरिमेंट में हमें मिलता है क्या, कि एक लाइट सोर्स है और हम नॉर्मली स्लिट से उसकी जो लाइट अगर पास कराएं तो हमें नॉर्मल कंडीशन में इस तरह से कहीं ब्राइट फ्रिंज फिर डार्क, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क, फिर ब्राइट फ्रिंज, इस तरह से देखने के लिए मिलेगी। तो वो आपको ऐसे नहीं मिलेगी। इसकी कुछ कंडीशन है, उन खास कंडीशन में ही आपको ये फ्रिंजेस देखने के लिए मिलती है। तो ये कंडीशन क्या है, इसके बारे में ही हम आज बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, वैसे तो ये चीज़ आपके ये जो डेरिवेशन है ये समझाने के पर्पज़ से मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये है कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ लाइट वेव्स, ठीक है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखना, ये इम्पोर्टेंट टर्म है इस चैप्टर का, जो कि आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न अच्छे से समझने में मदद कर सकता है। ऑलराइट, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। क्या है कोहेरेंट? कोहेरेंट एंड incoherent addition of light wave, addition of लाइट वेव। ऑलराइट, तो देखिए ये होता क्या है। हम सभी को पता है कि जो लाइट वेव है वो किस तरह के नेचर की होती है। वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्या होती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की वेव होती है, जिसमें ये क्या है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या बनाता है? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बनाता है।
और फिर यही चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड वापस से क्या बना देता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है, और ये दूसरी तरफ फिर से क्या बना देगा, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे की तरफ चलने लगती है, और यही लाइट भी है, यही पैटर्न किसका है, लाइट वेव का। तो ये वेव इस तरह से, ये जो वेव है ये कैसे चल रही है, ये इस तरह से चलती है। ऑलराइट, तो इसमें हमें पता है क्या है, दो वेक्टर होते हैं। पहले होते हैं, फर्स्ट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक, और दूसरे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ऑलराइट, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हैं बेसिकली यही रिस्पॉन्सिबल हैं ऑप्टिकल इफेक्ट्स के लिए। ये जितने भी आप ऑप्टिकल इफेक्ट देखते हो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सिर्फ इसे आगे बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, तो देखिए होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आगे जाएगा, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम मान लें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू हमारी कोई वैल्यू है, चलिए मैं लिख देता हूँ, सही है, एज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर is responsible for the optical effect of EM wave to calculate resultant intensity of light due to any number of light source, any number of light source. See, we must add the electric field produced by different source. All right, तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमें पता है, अब सपोज करें एक और वेव हो यहाँ पर, तो वो भी अपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो हमें क्या करना है, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि हमें पता है कि जो ऑप्टिकल इफेक्ट हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही रिस्पॉन्सिबल होता है सभी ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए। तो हम दोनों वेव्स जो लाइट वेव आ रही हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ऐड कर देंगे। अगर वो किसी एक पॉइंट पे टकरा रही हैं तो उस पॉइंट पे दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम ऐड कर देंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करना ईजी है, हमने पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड किया है। तो अब हम मान लेते हैं, सपोज करो दो सोर्सेज से लाइट आ रही है और किसी एक पॉइंट पी पर जो है टकरा रही है, सही है। तो लेट अस कंसिडर, लेट द oscillating electric field produced at any point P by
two sources be given by E1 इज इक्वल टू, हमने माना ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 पहली वेव द्वारा, तो क्या होगा A1 cos ω1t प्लस फाई, जहाँ फाई जो है फाई वन जो है वो फेज डिफरेंस है, वेयर फाई वन इज द फेज डिफरेंस, सही है, फाई वन इज द फेज डिफरेंस, ऑलराइट। एंड जो E2 है उसको भी हमने मान लिया A2 cos ω2t प्लस फाई 2, ऑलराइट, ये हमने मान लिया। अब जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एज वी नो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट produced by the two waves are I1 is equal to k E1 स्क्वायर, हम लिख सकते हैं k E1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, E1 की वैल्यू क्या है ये, तो हम इसको लिख देंगे E1 स्क्वायर cos स्क्वायर ω1t प्लस फाई वन, ऑलराइट। एंड सेम ऐसे ही I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के E2 स्क्वायर दैट इज के A2 स्क्वायर cos स्क्वायर ω2t प्लस फाई टू, ऑलराइट। तो ये हमारी इंटेंसिटीज आ गई, सही है। एज द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट is nearly 10 to the power 15 hertz, we usually observe time average of this quantity, ठीक है। तो हमें पता है क्या, जैसे कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो 10 टू द पावर, जो फ्रिक्वेंसी है लाइट की 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज के बराबर लगभग आसपास होती है। तो हमें जो है इस टाइम के सिर्फ एवरेज क्वांटिटी जो है हमें लेनी है, ठीक है, क्योंकि हम फुल इसका नहीं एक साथ अलग अलग एक्यूरेट ले सकते, तो हम एक एवरेज क्वांटिटी इसकी ले लेते हैं, ठीक है। तो हम इनकी जो इंटेंसिटी की जो सम लेंगे वो पूरी साइकिल, यानी पूरी साइकिल कितनी होती है 0 से लेके 2π तक, ठीक है, इस फुल साइकिल के लिए एक एवरेज वैल्यू जो है हम ले लेंगे। और जो उसकी एवरेज वैल्यू होती है, जैसे कि अगर हमें पता है कि एवरेज वैल्यू कॉस और साइन के लिए, अगर एक पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए हम एवरेज वैल्यू निकालें तो वो ज़ीरो आती है। ज़ीरो क्यों, क्योंकि 0 से लेके 180 तक इनकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और फिर 180 से लेके 360 तक इनकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो जितनी पॉजिटिव उतनी ही नेगेटिव, इसीलिए कंप्लीट साइकिल के लिए कॉस और साइन दोनों की जो वैल्यू हैं वो कैसे होती हैं, ज़ीरो, ठीक है। अगर एवरेज वैल्यू निकालने लगें तो हम, तो हमें पता है it is known that over a full cycle कहाँ से 0 to 2π the average value of cos थीटा या cos, इस केस में cos x बोल रहे हैं हम या cos थीटा बोल रहे हैं, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। एंड एवरेज वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर x, अब देखिए स्क्वायर में क्या होगा, जो माइनस है, अगर हम माइनस वाली टर्म का सपोज करें -2 है, इसका हम स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर वाली टर्म में माइनस वाली टर्म जो है वो भी पॉजिटिव हो जाती है। अब जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव रहेगा, माइनस वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा। सो cos स्क्वायर एक्स वाली टर्म का जो एवरेज कंप्लीट साइकिल का रिजल्ट निकलेगा वो आएगा 1/2, राइट। सो द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, so
average intensity of first wave I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू हो जाएगा k A1 स्क्वायर अपॉन 2. ऑल राइट, एंड सेम एज द सेकेंड, एंड सेम फॉर सेकेंड वेव I2 इज इक्वल टू हो जाएगा k A2 अपॉन 2, A2 स्क्वायर अपॉन 2. ऑल राइट, क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म के लिए 1/2 होता है, और यहाँ A1 स्क्वायर A1 ये 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा k A2 स्क्वायर अपॉन 2. ठीक है, अब किसी भी अगर एक पॉइंट पे हम बात करें, ठीक है, जब दोनों वेव एक सेम पॉइंट पे, ये वाली वेव भी और ये वाली वेव भी एक ही पॉइंट पे टकरा रही हैं, तो इन दोनों की जो इंटेंसिटीज़ हैं वो क्या हो जाएगा, उनका उनका सम हो जाएगा. ठीक है, उनका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा. तो हम वही निकालने वाले हैं. when the both wave eliminating eliminate in the at the same point P. All right, same point P. So its electric fields are superimposed. So ये superposed लिख दीजिए, superposed. जब superposed होंगे तो इंटेंसिटीज़ जो हैं वो जुड़ जाएंगी किसी पॉइंट पे, क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, और इसको हम लिख देंगे k E1 स्क्वायर प्लस k E2 स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं k कॉमन ले लिया, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर. ऑल राइट, ये हमारा हो जाएगा. अब अगर हम यहाँ बात करें, नहीं सॉरी, यहाँ गलती हो गई है थोड़ी सी. क्या है कि जो सुपरपोज्ड वाली टर्म होगी, जैसे कि हमें पता है, वहाँ क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, और सुपरपोज वाली टर्म में नेट हमारे जो होता है, क्या इंटेंसिटी क्या होती है, I इज इक्वल टू के ई स्क्वायर होती है, और यहाँ पर जो E है, E I1 प्लस I2 नहीं, जो E है, और ये मैंने I1 लिख रखा है, इसको हम लिखेंगे I12. ठीक है, ये जो के ई है, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी नेट E1 प्लस E2, तो ये ई को भी हम 1 2 लिख सकते हैं बेसिकली. ठीक है, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी E1 प्लस E2. दैट इज़ वाई द नेट इंटेंसिटी वेयर द बोथ वेव्स आर falling on the same point, that is I12 is equal to हो जाएगा आपका k E1 प्लस E2 का स्क्वायर, सेम एज द के ई स्क्वायर. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं के E1 स्क्वायर प्लस के E2 स्क्वायर. ठीक है, और इसको ना 1 2 रहने दें, नेट आई रहने दीजिए, क्योंकि अभी I12 वाली टर्म बाद में आएगी, फिर ये कंफ्यूज करेगा. ठीक है, प्लस के E1 स्क्वायर प्लस के E2 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 के E1 E2. ऑल राइट, ये टर्म आएगी. सो के E1 स्क्वायर किसकी वैल्यू है I1 की, के E2 स्क्वायर किसकी है I2 की. ठीक है, तो हम इसके लिख सकते हैं दिस इज I1, this is I2, and this term is representing interference I1 I12. ठीक है, तो ये जो I12 है, I12 known as the it is the average
एवरेज वैल्यू टू के E1 E2 known as इंटरफेरेंस टर्म। इंटरफेरेंस, यही टर्म जो है ये इंटरफेरेंस टर्म होती है। ठीक है, आप समझ गए। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकाला, उसकी इंटेंसिटी निकाली। इंटेंसिटी क्या होती है? के ई स्क्वायर, सही है। अब बेसिकली के ई स्क्वायर का मतलब है ये एम्पलीट्यूड, के ए, या जैसे आई इंटेंसिटी होती है के ए स्क्वायर, और यहाँ इंटेंसिटी को हम जो बेसिकली एम्पलीट्यूड जो ले रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का ले रहे हैं। सो इसीलिए आई इज इक्वल टू हो जाएगा के ई वन स्क्वायर। ऐसे ही दूसरे के लिए आई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे भी गलती है, ये आई टू के ई टू स्क्वायर। ऑलराइट, तो अब फुल साइकिल के लिए, अब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो फुल साइकिल के लिए हम इसकी एवरेज वैल्यू जो है ले लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू में जो कॉस एक्स वाली जो टर्म है नॉर्मली जो अगर होता है तो वो ज़ीरो हो जाता है, लेकिन स्क्वायर वाली टर्म 1/2 हो जाएगा उसका एवरेज। तो ये निकाल लिया, आई वन इज इक्वल टू के ए वन स्क्वायर अपॉन टू आया, आई टू इज इक्वल टू के ए टू स्क्वायर अपॉन टू आया। और जो नेट इंटरफेरेंस वाली टर्म है जहाँ पर दोनों वेव्स एक पॉइंट पर जाके टकरा रही हैं, एक ही जगह पर गिर रही हैं, वहाँ पर जो इंटरफेरेंस होगा आई, वो के ई वन प्लस ई टू स्क्वायर हो जाएगा, ई वन प्लस ई टू स्क्वायर। तो अभी तक हमने सिर्फ यही निकाला है, इसमें इतना कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये सॉल्व किया हमने और यहाँ हमें ये वाली जो टर्म मिली, कौन सी वाली, आई वन टू वाली, यही टर्म रिप्रेजेंट करती है इंटरफेरेंस को। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस टर्म, ऑल राइट, ठीक है, इंटरफेरेंस को दर्शाती है। अब अगर हम इसे निकालें आई वन टू, तो ये टर्म कितनी हो जाएगी, टू के ई वन ई टू, यही टर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर ई वन ई टू की अगर हम वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा टू के ए वन, इसकी वैल्यू कितनी है ई वन की, ए वन कॉस ओमेगा वन टी प्लस फाइव वन, और ये हो जाएगा ए टू कॉस ओमेगा वन टी, सॉरी ओमेगा टू टी प्लस फाइव टू। ऑल राइट, ये हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, टू के ए वन ए टू, और ये हो जाएगा कॉस, इसको अलग से अगर लिख लूँ, कॉस ओमेगा वन टी प्लस फाइव वन इंटू कॉस ओमेगा टू टी प्लस फाइव टू। ऑल राइट, ये आ जाएगा। और अगर इसमें हम टू को भी अंदर ही ले जाएं, ठीक है, टू को भी हम क्या करें, अंदर ही ले जाएं, तो इस टू को भी हम अंदर ही ले जाते हैं, टू कॉस। तो देखिए ये एक आइडेंटिटी बन जाती है, टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, दैट इज टू कॉस ए कॉस बी। और इसका ये होता क्या है, अगर इसे हम ओपन कर दें तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये टर्म आती है इससे सॉल्व करके, तो हम इस वाले टर्म में यही लगा देंगे, तो ये हो जाएगा के ए वन ए टू, और इसमें कॉस ए प्लस बी, अब ए क्या है ये, तो हम लिखेंगे ओमेगा वन टी प्लस फाइव वन, और बी क्या है ये, माइनस ओमेगा टू टी माइनस फाइव टू, प्लस, सॉरी ये तो फर्स्ट में प्लस है ना तो ये प्लस कर देंगे, प्लस कॉस ओमेगा वन टी प्लस फाइव वन माइनस ओमेगा टू टी माइनस फाइव टू। ऑल राइट, ये हो जाएगा। और जब इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे, के ए वन ए टू इज इक्वल टू कॉस, तो ये हो जाएगा ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू टी प्लस फाइव वन प्लस फाइव टू। ठीक है, एंड सेकेंड टर्म में क्या आएगा, प्लस कॉस ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू टी प्लस
φ1 माइनस φ2, इस टर्म में ये आएगा। ऑल राइट, तो हमारे पास दो टर्म आएंगी, कौन कौन सी? पहली टर्म तो ये वाली, दूसरी टर्म ये वाली, यानी कि के ए वन ए टू की मल्टीप्लाई पहले इसमें होगी तो क्या टर्म आएगी? के ए वन ए टू। पहली टर्म क्या आएगी? पहली टर्म आएगी के ए वन ए टू कॉस ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू टी प्लस फाई वन प्लस फाई टू। ऑल राइट, ये तो आ जाएगी आपकी फर्स्ट टर्म। एंड सेकेंड टर्म जो आएगी वो आएगी के ए वन ए टू कॉस ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू टी माइनस फाई वन, सॉरी प्लस फाई वन माइनस फाई टू। ऑल राइट, ये आएगी आपकी सेकेंड टर्म। ऑल राइट, अब जैसे एवरेज वैल्यू अगर हम निकालें इसकी, जैसे हम सबकी एवरेज वैल्यू ही ले रहे हैं कंप्लीट साइकिल के लिए, तो जो एवरेज वैल्यू है फुल साइकिल के लिए ओमेगा वन और ओमेगा टू, ये जो सम है इनका ये क्या हो जाएगा? ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म के लिए तो हम क्या लिख सकते हैं? एवरेजिंग 2k E1 E2 ओवर ए फुल साइकिल, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है? ये टर्म कहाँ से आई? ये 2k E1 E2 से आई। 2k E1 E2, वहीं पे ही तो हमने E1 और E2 की वैल्यू रख के टर्म निकाली थी। तो इसके अगर हम एवरेज करते हैं ओवर ए फुल साइकिल, वी फाइंड दैट द फर्स्ट टर्म जिसमें containing the sum of two frequency जिसमें दोनों फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हैं। ठीक है, तो इन दोनों का क्या है? सम पॉजिटिव फर्स्ट वाली टर्म में, इस वाली टर्म में। तो जब इसका हम निकालेंगे एवरेज तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा ज़ीरो, बिकम ज़ीरो। वही जो मैंने आपको पहले बताया कॉस की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू वाली टर्म की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी? ये टर्म इक्विवेलेंट हो जाएगी ज़ीरो के। तो हमारे पास बचेगी क्या? सेकंड टर्म। क्या बचेगी? सेकंड टर्म। सो द एवरेज ऑफ सेकंड टर्म इज ऑल्सो ज़ीरो। ठीक है, सेकंड वाली टर्म क्या है? ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू। तो ये जो है सेकंड वाली टर्म क्या है? द एवरेज वैल्यू ऑफ second term is also 0 if ओमेगा वन डज नॉट इक्वल टू ओमेगा टू। अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए तो ये वाली टर्म भी कैसी हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, इसकी भी एवरेज वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। सो द फ्रीक्वेंसीज मस्ट बी सेम। ठीक है, इफ़ टू फ्रीक्वेंसी are the same, the average of 2k E1 E2 is given by I12, and that is 2k E1 E2। और ये क्या आएगा? ये आएगा k A1 A2 cos फाई वन माइनस फाई टू। ये टर्म आपकी आ जाएगी। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? I12 को हम जो है लिख सकते हैं 2 I1 I2। ऑल राइट, cos फाई वन माइनस फाई टू। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है? यहाँ देखने के लिए हमें ये मिलता है कि अगर हमें इंटरफेरेंस टर्म ऑब्टेन करनी है
तो दीज फ्रिक्वेंसीज यानी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 मस्ट बी सेम। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस we need two source. We need two source with the same frequency. The same frequency and with a constant phase difference. Constant phase difference. ठीक है, such pair of source are known as coherent source. ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा व्हाट आर द कोहेरेंट सोर्सेज। ऑलराइट, तो ये आपके क्या होते हैं, कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स से निकलने वाली लाइट, यानी कि अगर दोनों सोर्स हैं और उनकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो सेम है, फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट है, तभी आपको इंटरफेरेंस टर्म देखने के लिए मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि इंटरफेरेंस टर्म हमें किस में मिलेगी, सिर्फ कोहेरेंट सोर्स में। तो कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, देखिए, कोहेरेंट सोर्सेज, देखिए कोहेरेंट सोर्स किसे बोलते हैं, टू सोर्सेज ऑफ लाइट, two sources of light which emit continuous light wave. Continuous light wave of the same wavelength. Light wave of the same wavelength. All right, same frequency. And in same phase. सेम फेज का मतलब क्या है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। और कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, तो जो हमारा लाइट सोर्स है वो इस तरह की उनकी जो है प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी हम उन्हें कोहेरेंट बोलेंगे। कैसा, सबसे पहला तो जो लाइट वेव है उनकी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। सपोज करें दो लाइट वेव हैं, ठीक है, दो लाइट वेव हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा और नीचे की तरफ मैं बढ़ा लेता हूँ। राइट, तो पहला लाइट वेव हमारा ये है, सही है, पहला लाइट वेव हमारी ये है।
और दूसरी लाइट वेव हमारी ये है। तो हम ये देखें कि जो इनकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी लगभग सेम है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हमारी सेम है और जो वेव लेंथ है यहाँ से और यहाँ तक ये भी हमारी सेम है और जो फेज़ डिफरेंस है वो भी सेम है। फेज़ डिफरेंस इसका कितना है? 0, क्योंकि ये भी यहाँ से शुरू हुआ, ये भी यहाँ से शुरू हुआ। सही है, तो ये कैसा है? कांस्टेंट फेज़ डिफरेंस वाले है। तो ये दो सोर्सेज को हम क्या बोलेंगे? कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, कांस्टेंट फेज़ डिफरेंस आगे तक चल रहा है। अब सपोज़ करो कोई एक और हमारा सोर्स है लाइट का, जो सपोज़ करें ये देखिए तीसरा सोर्स है कोई लाइट का और वो यहाँ से शुरू हुआ है। सही है, तो हम क्या देखते हैं कि इसकी जो वेव लेंथ है वो सेम है। वेव लेंथ जो है वो कैसी है? सेम है। फ्रीक्वेंसी भी लगभग सेम है, क्योंकि फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सेम वेव लेंथ मिलती है। बट इसका फेज़ डिफरेंस जो है वो कैसा है? देखिए यहाँ पर इसका क्या आएगा? π/2 और यहाँ इसका क्या है? 0। तो हम निकालें फेज़ π/2 माइनस 0, तो हमारा फेज़ जो है वो कितना है? π/2। ये इतना इससे आगे चल रहा है और हमेशा ये कितना रहेगा? π/2, क्योंकि ये यहाँ घूम के कितना आया? दिस इज़ पाई और ये यहाँ पर कितना है? π/2। तो अगर हम इसको घटाएं यहाँ पे तो ये आ जाएगा पाई माइनस π/2, दैट इज़ π/2। और राइट, तो इसका जो फेज़ डिफरेंस है आगे तक भी अगर हम निकालें तो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट। तो ये टर्म भी जो है कैसी है हमारी? ये कोहेरेंट सोर्स में आएगी। लेकिन अगर कोई वेव इस तरह से हो, अब ना तो इसकी वेवलेंथ इनके बराबर है ना ही इसकी फ्रीक्वेंसी इनके बराबर है, तो ये कोहेरेंट सोर्स नहीं है। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। बहुत ही इजी है। दो वेव्स हैं, अगर उनकी वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है और कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, तो हम कहेंगे कि जो सोर्सेज हैं वो कैसे हैं? कोहेरेंट सोर्स हैं। अब कोहेरेंट सोर्स आप ये नहीं कह सकते आपने दो लाइट बल्ब लिए, ठीक है, सेम एकदम बिल्कुल सेम, तो उनसे भी निकलने वाली लाइट कोहेरेंट सोर्स आप उन्हें नहीं बोल सकते, कोहेरेंट नहीं होगा। सही है, तो हम क्या लिखेंगे? टू, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, टू इंडिपेंडेंट, टू इंडिपेंडेंट यानी कि अलग अलग, टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स कैन नॉट बी कोहेरेंट। तो इंटरफेरेंस की टर्म कभी भी दो सिंगल अलग अलग बल्ब से तो हमें मिल ही नहीं सकती। इसीलिए बहुत लंबे अरसे तक यही माना जाता रहा कि न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी ही जो है सही है, क्योंकि किसी ने कभी ये देखा ही नहीं कि इंटरफेरेंस हो भी रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि अगर हम दो अलग अलग बल्ब जलाएं तो इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, उसके लिए कोहेरेंट सोर्स चाहिए और कभी भी दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स कोहेरेंट नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमें मिलेंगे कैसे? तो इसके जो है दो प्रोसेस हैं। सही है, कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन बी obtained from a single source, from a single source of light, ठीक है, by reflection and diffraction।
सही है, सिंगल सोर्स ऑफ लाइट से। इसमें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी था एक, जिसमें उन्होंने स्लिट बना के, जैसे एक सोर्स ले लिया, ऐसे यही सबसे पॉपुलर हुआ, एक सोर्स लिया और इसमें एक सामने दो स्लिट इसके आगे हमने बना ली, दो स्लिट हमने इसके आगे बना ली, पहली स्लिट और दूसरी स्लिट। तो अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी, जब वेव इस तरह से चलती है तो हर एक पॉइंट एक न्यू सोर्स की तरह काम करता है, तो ये दोनों एक नए सोर्स की तरह काम करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो क्योंकि ये वेव जो है, ये जो लाइट है एक ही सोर्स से आ रही है, ठीक है, इसीलिए इसमें दोनों सारी चीज़ें सेम होंगी, वेव लेंथ भी सेम होगी, इसकी वेव लेंथ भी सेम होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, सही है, और इन दोनों में कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी होगा। डिफरेंस भी होगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, सही है। और अब हम जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू।